तो आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है लेंस। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि लेंस क्या होते हैं। हमारे सिलेबस में दो टाइप के लेंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस। लेंस वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल होते हैं जिनसे जब कोई भी लाइट पास होती है तो वो उनको डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज कर देते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए, जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है और वो सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज कर देता है। लेकिन अगर बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, तो वो सारी लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, जो भी लाइट उसके थ्रू पास होती है। अगर यहां पर देखा जाए तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो हमको यहां पर बताए गए हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो लेंस हमको दिख रहा है, इसकी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होती हैं वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह होती हैं और इसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी लेंस की एक सरफेस हमारे पास प्लेन है और दूसरी सरफेस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, तो हम लोग उसको प्लेनो कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं। और अगर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास किसकी तरह हो, एक कॉनकेव की तरह हो और एक कॉन्वेक्स की तरह हो, तो हम इसको मिनिस्कस या फिर इसी को हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, इसके नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसी तरीके से जो कॉनकेव लेंस होता है उसके भी तीन टाइप हमारे पास है। जैसा जो हम लोग बेसिकली देखते हैं कि जिसकी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉनकेव लेंस की तरह है, उसको हम लोग बाई कॉनकेव लेंस कहते हैं। और जिसकी एक सरफेस प्लेन हो और एक सरफेस कॉनकेव लेंस की तरह हो, इसको हम लोग प्लेनो कॉनकेव लेंस कहते हैं। या फिर अगर देखा जाए कि एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉनकेव की तरह हो, तो इस लेंस को हम लोग मिनिस्कस या फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके, ये हमारे पास कुछ टाइप ऑफ लेंस है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए, जो हम लोग स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स होता है, जो कि हमारे पास बाई कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो लेंस का मेन काम ये होता है कि जब लाइट उनसे पास होती है तो वो लाइट रेस को डाइवर्ज करते हैं या फिर कन्वर्ज करते हैं। अगर यहां पर बात किया जाए कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा जो होता है वो इससे जितनी भी लाइट पास होती है उनको ये एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, यानी कि कन्वर्ज कर देता है। लेकिन अगर कॉनकेव की बात की जाए तो कॉनकेव से जो भी लाइट रेस पास होती हैं वो इन सभी लाइट रेस को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी कि बिखरा देता है। कुछ ये नेचर होता है हमारे पास लेंस का। आइए जरा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस होता है, ये बेसिकली दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर के बना होता है। स्फेरिकल लेंस के बारे में हमने बात की। हमारी ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो किसी भी एक स्फेरिकल शेप का पार्ट है, और यहां पर देखिए जो सेकंड वाली हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो भी किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट है। तो हम यहां से कह सकते हैं जो हमारे लेंस होते हैं वो दो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम लोग यहां पर कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करें, तो जो हमारा ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जैसे कि मैंने कहा कि ये वाली जो सरफेस है उसको हम लोग एज अ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसीडर करते हैं। और जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके लिए ये जिस भी स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर जो इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं पोल, जिसको मैंने P1 से रिप्रेजेंट किया। और इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। अगर हम सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करें, तो जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये भी किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है, और जिस भी स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर पॉइंट जो होगा उसे हम लोग कहते हैं C2, और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे P2। ठीक है, इसी तरह से ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है, इसकी जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास ये वाली है, इसका जो जिस भी स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर पॉइंट को हम लोग कहेंगे C1, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो इसका मिड पॉइंट होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस का उसको हम लोग कहेंगे P1। और जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो जिस भी स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, और जो इसका मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे P2। तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बारे में। लेकिन अगर यहां पर बात किया जाए कि इस लेंस के मिड पॉइंट पर, यानी बीच में एक ऐसा भी पॉइंट होता है जहां से हम लोग सारी डिस्टेंस को मेजर करते हैं और उसको हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर के नाम से, उसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस में होता है। यहां पर मैंने कहा ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से हम लोग हर एक डिस्टेंस को मेजर करते हैं, चाहे वो इमेज की डिस्टेंस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, या जो भी हो। अगर यहां पर बात किया जाए कि ये जो C1 है, यानी कि इसकी डिस्टेंस जो होगी उसको हम लोग कहते हैं R1,
और ये जो C2 है उसकी ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं R2। इसी तरह से जो कॉनकेव लेंस है उसमें भी जो हमारी C2 की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से उसको हम R2 कहेंगे और जो C1 की डिस्टेंस है उसको हम लोग R1 कहेंगे। डन। अब यहां पर अगर बात की जाए इमेज फॉर्मेशन की, तो अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और इन लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो तो हमें पता है इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, और जिस पॉइंट से ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इंसिडेंट होती है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस F1, और जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से इसको हम लोग फोकल लेंथ F1 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं या F लिखते हैं। इसी तरह से हमने कहा कि अगर कोई भी लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हो तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट बिना डेविएट हुए या बिना रिफ्रैक्ट हुए एकदम सीधे चली जाती है। इसी तरह से अगर कोई भी लाइट रे हमारे कॉनकेव लेंस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमें पता है कि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये लाइट रेस को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। लेकिन अगर इस लाइट रेस को मैं पीछे की तरफ ट्रेस आउट करूंगा तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस से ये इंसिडेंट होगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से यहां पर लेंस से जो पास होने वाली लाइट रेज होती हैं ये लेंस उन लाइट रेज को डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज करता है और उसी के बिहाफ पर हम लोग यहां पर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। एक बात और आपको ध्यान देना है, जैसे साइन कन्वेंशन हम लोगों ने मिरर के लिए देखा था वैसे ही यहां पर भी आप अगर देखिए कि जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट रेज जा रही हैं उस डायरेक्शन में अगर मैं कोई भी डिस्टेंस को मेजर करता हूं तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसको हम हमेशा कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, और अगर इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मैं कोई भी डिस्टेंस मेजर करता हूं तो उसे हम लोग नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। इसका मतलब अगर आप यहां पर देखिए तो जो R1 है उस R1 को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा और R2 को मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूं तो मैं उसे पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर की जा रही है तो वो मैं नेगेटिव साइन के साथ करूंगा। यहां पर भी साइन कन्वेंशन एज इट इज वैसा ही है जैसा हमने मिरर में पढ़ा था। लेकिन अगर यहां पर इमेज फॉर्मेशन की बात की जाए कि ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में, यानी कि अगर राइट साइड में हमारी इमेज बन रही है तो वो इमेज जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, रियल होगी, और फ्रंट ऑफ द लेंस अगर कोई भी इमेज बन रही है तो हम कहते हैं कि वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ओके, यानी कि अगर इस साइड में हमारी इमेज बन रही है, बिहाइंड द लेंस अगर हमारी इमेज बन रही है तो वो रियल होगी, और अगर फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो वो वर्चुअल होगी, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। ये पॉइंट हमारा मिरर से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मिरर में जब आपने पढ़ा था तो मिरर में देखा था कि फ्रंट ऑफ द मिरर अगर कोई इमेज बन रही थी तो वो रियल थी, और बिहाइंड द मिरर अगर कोई भी इमेज बन रही थी तो वो कैसी थी, वर्चुअल थी। तो मिरर से थोड़ा सा ये पॉइंट हमारा डिफरेंट हो जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि जो इमेज फॉर्मेशन है वहां पर जब हम नेचर के बारे में बात करेंगे तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर बिहाइंड द लेंस अगर इमेज बन रही है तो वो रियल होगी, और अगर फ्रंट ऑफ द लेंस अगर इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो बेसिक पॉइंट्स थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आइए चलते हैं आगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो भी लेंस मेकर्स होते हैं या जो लेंस बनाने वाले लोग होते हैं वो लेंस ऐसे ही नहीं बना देते हैं, वो रिलेशन देखते हैं कि जिस भी मटेरियल का वो यूज कर रहे हैं, जिस भी ग्लास का वो यूज कर रहे हैं, उस ग्लास का या उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, उस लेंस का या उस ग्लास का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, उसका फोकल लेंथ कितना है, उसके बिहाफ पर वो लोग डिजाइन करते हैं किसी भी लेंस को, क्योंकि अगर ऐसे ही बना देंगे तो लेंस की पावर पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो कितने पावर का लेंस बनाना है या कैसे बनाना है, कितनी फोकल लेंथ का बनाना है, इन सभी के बीच में हमारे पास एक रिलेशन होता है जो कि हम फाइंड करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले से, और इसी फॉर्मूले का यूज करके जो लेंस मेकर्स होते हैं वो लेंस को बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, लेकिन उससे पहले जरा हम लोग यहां पर समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहां पर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले में इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन कराएंगे। आप इस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। यहां पर एक बार हमने जब लाइट को रेयरर से डेंसर में या फिर जब एक बार डेंसर से रेयरर में रिफ्रैक्शन कराया था तो दोनों का क्या इक्वेशन आया था, और उन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से यहां पर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो चलिए ये जरा सबसे पहले मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देता हूं। मैंने कहा कि ये जो एक पॉइंट है O, जहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ये हमारे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया P1। अब सबसे पहली लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से मैं इस P1 के ऊपर इंसिडेंट कराऊंगा, और चूंकि ये हमारा क्या है, इंटरफेस है, इंटरफेस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे
अगर नॉर्मल पर आ रही है तो वो बिना डिविएट हुए सीधे चली जाएगी, यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ये आगे की तरफ चली जाएगी। दूसरी लाइट रे मैं इस ऑब्जेक्ट से इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर यहां पर इंसिडेंट कराया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। और हमको पता है कि ये जो हमारी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जब लाइट इससे पास होगी तो ये रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए बात किया जाए तो ये इसका कोई पॉइंट होगा जहां पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस भी स्फीयर का ये पार्ट है। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं इस M पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और हमको पता है इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि लाइट रे रेयर से जब डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तो वो कुछ इस तरीके से यहां पर आकर के इमेज का फॉर्मेशन करेगी, जिसको मैंने नाम दे दिया आई डैश। बात समझ में आ गई कि जब लाइट हमारी इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, और जहां पर भी इस फर्स्ट वाली लाइट रे से इंसिडेंट हुई वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ आई डैश। यहां पर अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है T1 से वो क्या होगी U, और जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है यानी कि आई डैश, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी V डैश। और जो हमारा C1 है यानी कि इस पोल से जो हमारी C1 की डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया R1, ये डिस्टेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर U V R1 और ये जो हमारा लेंस है और मीडियम है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको ये पता है, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। ये रिलेशन आता है -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये हमारे पास रिलेशन आया था। अगर यहां पर देखा जाए कि ये जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है v, उसको मैंने यहां पर क्या माना है, v डैश माना है, और यहां पर ये जो r है इसको मैंने r1 कंसीडर किया है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो किसके लिए है कि जब लाइट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास होकर के इमेज का फॉर्मेशन करती है, तो उसके लिए हमारे पास u v और r के बीच में जो रिलेशन है वो हमने यहां पर लिख लिया। अब जरा बात करते हैं सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। तो जब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हमारी लाइट रे पास होगी तो आप जरा इस वाले पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो और ऐसा कंसीडर करो कि लाइट हमारी इस M वाले पॉइंट से होकर के ऐसे जा रही है। तो आप ये देख पा रहे होगी कि लाइट हमारी डेंसर मीडियम से किधर जा रही है, रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। और हमको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है इसको मैंने N नाम दे दिया। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो किस तरफ बेंड होती है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। लेकिन अब इससे पहले मुझे क्या करना होगा भाई, इसका नॉर्मल भी तो बताना होगा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 मैंने मान लिया कि यहां पर है, और इस C2 से अगर N के ऊपर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और हमें पता है कि लाइट रे जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। और जहां पर भी इस लाइट रे से इंसिडेंट होगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात ये क्लियर हुई आपको कि जब लाइट रे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास हुई तो इमेज का फॉर्मेशन आई डैश पे हुआ, लेकिन फिर से जब ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी तो जो आई डैश है यानी कि जो इमेज है वो और भी लेंस की तरफ आ जाएगी, यानी कि आई पर बनेगी। यहां पर भी अगर हम डिस्टेंसेस को कंसीडर करें तो जो डिस्टेंस होगी, देखिए इस बार जो C2 से जो पोल P2 की डिस्टेंस है, ये हमारा है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल P2। अगर मैं C2 से P2 की डिस्टेंस देखूं तो इसको मैंने कहा R2, ओके। और ये जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पोल से, तो उस डिस्टेंस को हम क्या कह दें, उसको मैंने कह दिया V, ओके। ये हमारी डिस्टेंस है V। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि V R2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमने पिछले वाले वीडियो में भी ये करके देखा था। तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या आया था, वो आया था -μ2/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो r है, r ना लिख करके मैं इसे क्या लिखूंगा, R2 लिखूंगा। और साथ ही साथ देखिए यहां पर ये जो U है यानी कि सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने जो हमारी इमेज फॉर्म की है आई डैश, वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। और इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी कंसीडर की गई है, V डैश, यानी कि इस U की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, मैं इस U की जगह पर V डैश लिखूंगा। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पर, जैसा कि मैंने कहा कि भाई फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो बनने वाली इमेज है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वो एज अ ऑब्जेक्ट
बिहेव कर रही है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए पहले इमेज कहां पर बनी थी, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, वो आई डैश पर बनी थी, लेकिन जो फाइनल सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने इमेज बनाई है वो कहां पर बनाई है, आई पर बनाई है। यानी कि इस वाली इमेज को इसने थोड़ा सा और भी शिफ्ट कर दिया, यानी कि ये जो पहले इमेज बनी थी आई डैश, उसको सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने आई पर ला करके शिफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो आई डैश ही है। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आई डैश ना होता तो फिर इसकी इमेज और कहीं पर बन रही होती या फिर इसके आगे और कहीं बन रही होती, लेकिन इसी आई डैश को इसने यहां पर पहुंचा दिया है। इसका मतलब यह है कि यही तो ऑब्जेक्ट है हमारा। भाई देखो क्या होता है कि लेंस के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो लेंस डाइवर्ज या कन्वर्ज करके उसकी इमेज की फॉर्मेशन करता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आई डैश को सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने और भी कन्वर्ज कर दिया और भी ये पास लेकर के आ गया लेंस के। ठीक है, तो ये जो आई डैश है वो एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, जिससे कि हमारा जो इक्वेशन आया वो ये आ गया और मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। बस अब यहीं पर सारा चीज हमको कैलकुलेट कर लेना है और यहीं से हम लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। क्या करें भाई, देखो दोनों इक्वेशन में से अगर मैं इस वी डैश वाले टर्म को रिमूव करना है, इस वी डैश वाले टर्म को, तो मैं क्या कर दूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां पर जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू, देखिए यहां पर μ2 माइनस μ1 है, यहां पर μ1 माइनस μ2 है। अगर इन दोनों में मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो माइनस को कॉमन लेने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1, और अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहां पर माइनस को कॉमन लिया है, इसलिए 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, किससे, μ1 से डिवाइड कर दूं तो थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। अगर मैं μ1 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अच्छा, अब यहां पर हम एक एजम्पशन करते हैं। क्या एजम्पशन करते हैं भाई, देखो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी लेंस के सामने इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो हमें पता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है, फोकस पर होता है। आइए जरा इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि मेरे पास ये एक लेंस है और लाइट रेज कैसी आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है भाई, फोकस पर होता है। यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, लेकिन जो बनने वाली हमारी इमेज है उसकी डिस्टेंस कहां पर आ रही है भाई, फोकल लेंथ पर आ रही है। ऐसा मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां से ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, एफ कहते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखूंगा तो जो v की वैल्यू होगी, इमेज की वैल्यू होगी, डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, f के बराबर होगी। अगर ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, इसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो ये होगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन f, क्योंकि v क्या है, f के बराबर है, इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो 1 अपॉन इन्फिनिटी है ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगा वो होगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आया वही हमारा क्या कहलाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर और उनकी फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की हेल्प से हम लोग किसी भी लेंस को फॉर्म कर सकते हैं, और उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। आपने यहां पर समझा होगा कि भाई लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है, या फिर कितने टाइप के लेंस होते हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और यहां पर फिर आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए, जिससे कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हमारी फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रियल इमेज कब बनेगी, वर्चुअल इमेज कब बनेगी। और साथ ही साथ हमने यहां पर देखा कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वहां पर हमने दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन कराया, और फाइनली ये लेंस मेकर फॉर्मूला हमने डिराइव किया, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी लेंस को बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।